कमल सर, महागठबंधन के चेहरे का अनाउंसमेंट, ये उम्मीद नहीं थी एनडीए को, शायद जो प्रेम सर जैसा जिक्र कर रहे, तो इसीलिए एनडीए बहुत आक्रामक था इस बात को लेके। उनको लग रहा था कि हम एक यही ऐसा मुद्दा है जिस पर हम पूरा घेरे रहेंगे और इसी पे चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आसानी से महागठबंधन ने घोषित कर दिया तेजस्वी यादव को उम्मीदवार, ठीक है, उनके पीछे बैठकों का दौर चला होगा और निश्चित तौर पे होने चाहिए, क्योंकि आज मनोज झा ने जो बात कही वो इम्पोर्टेंट है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पार्टी नहीं है, गठबंधन है और हर पार्टी का अलग अलग सोच है, सभी पार्टियां अपने पांव पसारना चाहती हैं। ऐसे में बहुत सारी बातचीत की जरूरत होती है और हर रास्ता संवाद से निकलता है, ये बात ठीक है। अब सर, जब यही परिस्थिति, अब यही सवाल पलट करके एनडीए के खाते में चला गया है, क्या एनडीए पर दबाव बढ़ेगा अब इस चीज का? अगर जब अपना ही घर शीशे का था तो दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने की क्या जरूरत थी? आपको क्या क्यों जरूरी था ये मुद्दा उठाना कि महागठबंधन में सीएम कौन होगा, महागठबंधन में सीएम कौन होगा? आपके यहाँ खुद नहीं तय है। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी और सभी पैनलिस्ट लोगों को मेरा नमस्कार। जो आप बात कह रहे हैं वो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ही, लेकिन मुझे ये चीज भी लगती है कि जो लोग एक नैरेटिव चला रहे थे कि महागठबंधन बिखराव की तरफ है, उन्हें भी आज जबरदस्त झटका लगा है। मैं तो यह भी मानता हूं कि महागठबंधन में कभी उस तरह का बिखराव नहीं दिख रहा था जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि काफी बिखराव की स्थिति है। कुल मिलाकर वो लोग 95 से 96% जो सीटें हैं उस पर सहमत हो चुके थे। कुछ सीटों पर उनके आमने सामने उम्मीदवार थे, लेकिन बातों को काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा था। मीडिया में भी कुछ लोग जो महागठबंधन की राजनीति के प्रति हमदर्दी रखते हैं, उनके द्वारा भी ये चीज इसी में प्रस्तुत की जा रही थी कि बड़ी गड़बड़ सी स्थिति है और कई बार दोषारोपण पर राहुल गांधी की तरफ डाल दिया जाता था कि वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आज की घोषणा से उन सभी लोगों को जो कि थोड़ी विपक्ष की राजनीति के प्रति हमदर्दी रखते हैं उन्हें संतोष हुआ होगा। और जैसा कि आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि एनडीए के लिए जबरदस्त झटके की स्थिति है, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता था कि इतनी आसानी से तेजस्वी यादव के बारे में कांग्रेस स्वीकार करने की स्थिति में आ जाएगी। तो कांग्रेस ने यह किया, लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य का विषय यह रहा कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में एक उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया गया कि अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यह उनकी मांग थी और काफी लंबे समय से वो इस चीज पर जोर देते आ रहे थे। अब मुकेश सहनी को लोग आमतौर पर एक तरीके से निषाद जाति या मल्लाह जाति के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि मुझसे गलती हुई कि मैंने अपने आप को सनफ मल्लाह के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि मेरी राजनीति जो है वो अति पिछड़ों की राजनीति है। तो यह मुमकिन है कि राहुल गांधी की तरफ से, जैसे कि खबरें हैं कि उन्हीं के हस्तक्षेप से उन्हें फिर 15 या 16 सीटें देने की बात स्वीकार की आरजेडी ने। यह भी मुमकिन है कि राहुल गांधी की पहल हो कि एक अति पिछड़े चेहरे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस पूरी स्थिति में हम देखेंगे कि कांग्रेस ने खुद को काफी पीछे रखा है और ये हो सकता है कि इसका परिणाम यह हो कि आरजेडी अपने कुछ उम्मीदवारों को उन सीटों से पीछे करे जहां पर एक फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। तो ये जो कांग्रेस की स्थिति है इसमें काफी एक ऐसे दल के रूप में आई है, और जैसा कि आज अशोक गहलोत ने कहा भी कि जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखते हुए अपने आप को थोड़े एक संतुलनकारी भूमिका वाली स्थिति में ला रही है, बजाय इसके कि अपनी दावेदारी को बहुत जोर शोर से प्रस्तुत करे कि हमारी तरफ से भी कोई उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। हालांकि गहलोत साहब ने कहा कि अगर सरकार बनेगी तो दूसरे समुदायों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि आज जो घोषणा हुई है उससे लाभ नीतीश कुमार जी को हो सकता है, झटके में एनडीए है, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार जी के वोटर्स हैं उनके सामने बार बार जाकर यह बात कहेंगे महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार के दौरान कि यह चीज सुनिश्चित नहीं है कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे ही, और बल्कि उस पर एक अनिश्चितता की तलवार है, क्योंकि जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है वो यही है कि सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हम कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, और ये बात मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी हो चुकी है, और उसके बाद वो अगला मुख्यमंत्री एक नए चेहरे को बना देते हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि जो महागठबंधन है जैसे जैसे इस बात पर जब दबाव डालेगा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, वैसे वैसे वह दबाव एनडीए पर बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि ये मुमकिन है कि उनकी तरफ से यह घोषित कर दिया जाए आने वाले 3-4-5-6 दिनों के बाद, जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, कि हाँ नीतीश जी ही हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है। और वो अपने प्लान में एक चेंज भी कर सकते हैं, अगर नीतीश जी चेहरा बन भी जाते हैं तो 1 साल बाद
हम फिर से कोशिश करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन अभी जो आगे चुनौती है महागठबंधन की, वो ज्यादा गंभीर किस्म की है। उसमें एक मुद्दा मैं देख रहा था, हमारे कुछ दोस्तों ने भी इसके बारे में जिक्र किया इस कार्यक्रम से बाहर सोशल मीडिया पर, कि मुस्लिम काफी ज्यादा संख्या में है बिहार में, लेकिन उनके लिए भी एक उप मुख्यमंत्री पद घोषित किया जा सकता था, एक मुस्लिम नेता को भी ऐसा कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ महागठबंधन ने ऐसा नहीं किया है। और मुझे लगता है कि ये एक दरवाजा खोलता है ओवैसी की राजनीति के लिए, क्योंकि वो बार बार इसी चीज पर जोर देते हैं कि जो विपक्षी दल हैं या जो खुद को सेकुलर कहने वाले दल हैं, वो मुस्लिमों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने काफी ज्यादा संख्या में उम्मीदवार खड़े किए हैं मुस्लिमों के, लेकिन वो यादवों की तुलना में काफी कम है। जबकि आप ध्यान दीजिए कि बिहार में यादव 14% है और मुस्लिम 17% से थोड़े ज्यादा हैं। तो 19 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है और 51 यादवों को। तो इस लिहाज से तो एक असंतुलन दिखता है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को जब वो अपना घोषणा पत्र जारी करे उस समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का डर दिखाकर ही मुस्लिमों का वोट हासिल ना करें, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, उनके लिए ठोस वायदे करें कि हम आपके लिए ये चीज करने वाले हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो ओवैसी का कार्ड है, भले ही वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हो या ना करते हो, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर वो कार्ड काफी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है और इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर उन्हें ध्यान देना होगा। दूसरी चीज ये है कि जमीनी स्तर पर जो इधर 3, 4, 5, 6, 7 दिनों का कंफ्यूजन रहा, उससे कार्यकर्ताओं के बीच का जो संतुलन है वह भी गड़बड़ाया होगा, उनका आपसी सामंजस्य गड़बड़ाया होगा। तो उससे भी जमीनी स्तर पर लागू करने पर महागठबंधन को अभी ध्यान देना होगा। एक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आया पीछे की बातचीत में भी, जो हमारे अन्य साथियों ने जिस पर बात कही, मेरा इस पर यह मानना है कि आज के दिन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर में के नेताओं में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि अपने आप को एक बेहतर छवि वाले नेता के रूप में प्रस्तुत कर सके। मैं मोटे तौर पर सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूँ। रविशंकर प्रसाद कोई बड़े नेता नहीं है बिहार में चुनावी राजनीति के लिहाज से, शहनवाज हुसैन कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन अभी सम्राट चौधरी को ही आगे किया गया है। तो उनके ऊपर खुद इतने आरोप है कि वो, मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव से कोई ज्यादा हाई ग्राउंड हासिल कर सकते हैं कि मैं बड़ा ही एक साफ सुथरी छवि का नेता हूं। और खुद तेजस्वी यादव के प्रति लोगों की सहानुभूति है, क्योंकि ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत प्रभावकारी मुद्दा नहीं बन पाएगा, लेकिन एक दूसरा मुद्दा प्रभावकारी हो सकता है, और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की झिझक भी थी, और वो यह है कि यादव डोमिनेंस का खतरा, और उसके प्रति भी महागठबंधन को सावधान रहना होगा कि ये बात, ये मैसेज ना जाए कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो एक उस दौर की वापसी होगी जहां पर जमीनी स्तर पर जो यादव कार्यकर्ता होते थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी दबंगई चलेगी, और वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दबंगई सच में एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, हो सकता है कुछ इलाकों में करती हो, लेकिन नैरेटिव बनाने में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर, ये जो 2-3 पहलू अपनी राजनीति को करता है और जमीनी स्तर पर चीजों को बहुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से करता है, तो उसकी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि ये वोट अधिकार यात्रा के बाद, ये पिछले 15, 20, 25 दिनों में जो एक ऐसी स्थिति आई थी कि एनडीए काफी आगे लग रहा था, अब पहली बार आज के दिन ऐसा लग रहा है कि एनडीए के सामने एक चुनौती है कि वह यह साबित करे कि वह भी अभी चुनावी मैदान में महागठबंधन से आगे है। क्यों? क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, उनके पास प्रदेश स्तर पर नीतीश कुमार के बाद कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, और वो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो भी छोटे मोटे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, उनकी छवि खराब ही है, कोई अच्छी नहीं है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी एनडीए के सामने काफी गंभीर चुनौतियां हैं, और महागठबंधन अगर अपनी कुछ सीमाओं से को समझते हुए, उनको कुछ समस्याओं को सुलझाते हुए बहुत अच्छे से चुनावी मैदान में जाता है, उसके कार्यकर्ता बहुत सक्रियता से लगते हैं, तो इन चुनावों में महागठबंधन की जीत की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हाँ। जी, राम प्रकाश। अब